हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए। तो आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया के लिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज का जो क्लास होने वाला है ना, आपको पता है कि सुबह में चल रहा है क्या, मास्टर क्रैश कोर्स। और ये उन बच्चों के लिए जिनका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, उनके लिए मात्र यहाँ पर देखिए 45 दिन में आपका क्या होने वाला है, पूरा फिजिक्स समाप्त, पूरा केमिस्ट्री समाप्त, यानी एक भी डाउट यहाँ पे क्लियर नहीं रहने वाला है। और जो आपकी एग्जाम में कवर करेगा ना प्यारे बच्चों, क्या कवर करने वाला है हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक बार तो बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। डेली डेली पूछते हैं, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आप लोग बता दीजिए बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त हैं कि नहीं, पहले तो ही बताइए। चलिए सभी बच्चे पहले ये बता दीजिए कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। क्लास तो प्यारे बच्चे होता रहेगा, लेकिन सबसे जो हम लोग का प्यार है ना, वो दिखाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्लास तो प्यारे बच्चे होता ही रहेगा, लेकिन सबसे पहला जो हमारा भाईचारा है, हमारा ये प्यारे बच्चों, हमारे और आपके बीच का जो संबंध है, एक टीचर स्टूडेंट का जो प्यार का संबंध है, सबसे पहले इसको निभाना जरूरी है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार बता दीजिए आप सब सही हैं। तो देखिए बाबू, जिनका तैयारी नहीं हुआ है, साफ एकदम स्पष्ट बात, जिनका तैयारी नहीं हुआ है उनके लिए ये मास्टर क्रैश कोर्स है। तो देखिए उम्मीद बैच में प्यारे बच्चों मास्टर क्रैश कोर्स में क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए डे, यहाँ पे क्या लिखा है 5 लिखा है, यानी क्या आज प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का 5वां दिन है और फिजिक्स का चौथा दिन समाप्त, केमिस्ट्री का चौथा दिन समाप्त, यानी केमिस्ट्री के 4 चैप्टर खत्म, फिजिक्स के 4 चैप्टर खत्म। और यहाँ पे आज क्या होने वाला है, केमिस्ट्री का हम लोग 5वां डे, यानी चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन को पढ़ने वाले, सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने वाले। तो प्यारे बच्चों देखिए, जिनका तैयारी नहीं हुआ है ना, तो वो इस प्यारे बच्चों क्लास को जरूर करेंगे। 40 दिन के क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। तो सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अंतिम प्रहार 2024 के लिए, क्योंकि आपके पास तो टाइम बचा नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 5वां दिन। तो यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, और लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, हमारी जो फैमिली है ना, हम आप लोग का प्यार बच्चों, हमारा और आपका प्यार है ना, जो फैमिली बना है प्यारे बच्चों, कितना फैमिली बन गया है, 96,000 का फैमिली बन गया। हमारा और आपका फैमिली 96,000 का हो चुका है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ये 96,000 है ना, जल्दी से जल्दी कितना कम है, मात्र 4,000 कम है। चाहिएगा प्यारे बच्चों तो एक दिन में इसको कंप्लीट कर दीजिएगा 4,000 को। तो प्लीज प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी इसको 100K में कन्वर्ट कर दीजिए। एकदम बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग 100K के, वो लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, माँ बहन यहाँ देखिए अपने घर के फोन से जल्दी से जल्दी आप लोग इसको 4 के जल्दी से जल्दी 2 दिन में पूरा इसको कंप्लीट कर दीजिए बाबू, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मन कर रहा है कब यहाँ पे हम 1 लाख देखें। प्यारे बच्चों तो जल्दी से जल्दी इतना काम कर दीजिए। तो चलिए ये तो आप लोग कर दीजिएगा, लेकिन प्यारे बच्चों क्लास खत्म होने के बाद से आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है। और प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे कैसे ऑनलाइन टेस्ट देना है। लेकिन अगर आप लोग पैड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये जुड़ जाइएगा। देखिए पैड ग्रुप यानी PDF वाला ग्रुप में जुड़ जाइएगा, बहुत कम प्राइस में। यहाँ देखिए नंबर है 91 35 74 20 24, यानी क्रैश कोर्स PDF आप लोग इस नंबर पे कॉल करके तुरंत ले लीजिए। आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। और देखिए प्यारे बच्चों, लाइक नहीं किए कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर प्यारे बच्चों, आज आपको टारगेट है कि 4,000 कैसे भी पूरा करवा देना है, कैसे भी करवा देना है प्यारे बच्चों आपको। तो चलिए ये सब तो हो गया। तो यहाँ आप देख लीजिए, आज हम लोग केमिस्ट्री का डे 5 यानी पृष्ठ रसायन को पढ़ने वाले। तो इसको तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप लोग, एकदम ध्यान से तो रहिए। और देखिए वेबसाइट पे एक PDF डाले हैं फ्री में, वेबसाइट पे एक PDF डाले हैं फ्री में, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पूरा नोट्स है। तो वो आपको डाउनलोड करना है। कैसे होगा प्यारे बच्चों वो हम आपको बतलाएंगे, तो आप लोग एकदम बने रहिए अंत तक। और प्यारे बच्चों एक एक चीज आपको बतलाया जाएगा, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को भी समझिएगा। तो एक बार सभी बच्चे मुस्कुराते हुए बोल दीजिए कि यस सर क्लास को शुरू कर दीजिए। सभी बच्चे मुस्कुराते हुए बोलेंगे कि यस सर क्लास को शुरू कर दीजिए। कर दें, एक बार बता दीजिए।
कर देना प्यारे बच्चों। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों जितने भी ये स्टूडेंट हैं ना, आप लोग एक काम कीजिएगा, ये 4000 का जो लक्ष्य है ना, आप लोग प्लीज उसको पूरा कर दीजिए कैसे भी, क्योंकि ज्यादा दिन अब नहीं बचा है। 96,000 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, मात्र 4000 की बात है प्यारे बच्चों। प्लीज कंप्लीट करवा दीजिए इसको 1 से 2 दिन में। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री। बोले तो प्यारे बच्चों क्या, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पूछा जाता है सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं। और ये प्यारे बच्चों पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पृष्ठ का मतलब सतह। ये क्या है, शर्ट है, तो शर्ट के ऊपर ये क्या है, सतह है। इस पे क्या करेगा, धूल कण और पानी आके प्यारे बच्चों द्रव आके क्या करेगा, इस पे प्रतिक्रिया करेगा, तो क्या करेगा, दाग लगा देगा, चित्ती लगा देगा, ये सब करेगा ना। ये जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे आया, माटी आके धूरा आके इस पे लग गया और उसको क्या किया, खराब करने लगा, यानी अभिक्रिया करने लगा, इसको बर्बाद करने लगा। यानी पृष्ठ से, सतह से क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री में, कि सतह से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती है उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी को बोलते हैं पृष्ठ रसायन। समझ में आया कि पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, तो ये रासायनिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम लोग सतह से जुड़ी प्यारे बच्चों अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं पृष्ठ रसायन। तो चलिए इसका एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पृष्ठ रसायन क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस द्रव पदार्थ के पृष्ठों पर होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। समझ में आ गया, हम तो आपको समझा भी दिए थे कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जिनका तैयारी नहीं हुआ ना, तो 5 AM में उठ के ये फ्री क्लास चलता है, तो आप लोग ये क्लास जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है 2 नंबर, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिशोषण और अवशोषण क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिशोषण और अवशोषण का व्याख्या करें। तो अधिशोषण यानी क्या, एडजॉर्प्शन, यानी क्या, ऐड का मतलब क्या, ऐड हो जाना। अधिशोषण मतलब क्या, एडजॉर्प्शन। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। एक बार में प्यारे बच्चों क्या आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अधिशोषण क्या होता है हम आपको समझाने वाले हैं, आपको 100% समझ में भी आएगा। आप लोग बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन कराने की कोशिश करेंगे। और आप लोग प्यारे बच्चे क्या कीजिएगा, प्लीज़ मेरा लक्ष्य पूरा कर दीजिए। बहुत इंतजार किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको क्या, अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण क्या होता है, तो अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, क्या होता है अधिशोषण यानी क्या, एडजॉर्प्शन। तो अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, किसी द्रव या यहाँ पे क्या, किसी द्रव के अणु या गैस के अणु, यहाँ देखिए द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या, किसी द्रव या ठोस के अणु, यहाँ देखिए किसी द्रव और गैस के अणु ठोस पदार्थ पे चिपक जाते हैं और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण करने लगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अधिशोषण की क्रियाएं बोलते हैं। यानी देख लीजिए ये पृष्ठ है, ये क्या है प्यारे बच्चों, पृष्ठ है, ये बोर्ड है। इस पे क्या, अगर इसमें प्यारे बच्चों मिट्टी डाल दीजिए तो ये अभिक्रिया करने लगेगा। ये क्या है, शर्ट हमारा क्या है, पृष्ठ है, पृष्ठ है। इस पे प्यारे बच्चों कुछ डाल दीजिए, पानी उनी, क्या करेगा, जंग खाने लगेगा। प्यारे बच्चों धूल डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, तो वो क्या करेगा, उतना दूर खराब कर देगा। उसी को बोलते हैं पृष्ठ रसायन, यानी क्या, एडजॉर्प्शन, यानी इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड, इसके अंदर नहीं जा रहा है, इस पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। यानी अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव के अणु ठोस पदार्थ की सतह पे चिपक जाते हैं और चिपकने के साथ से अभिक्रिया करने लगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अधिशोषण बोलते हैं। जैसे ये ठोस पदार्थ है कोई, ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है जिसमें क्या हो रहा है, ध्यान रखना कि ये जो द्रव और गैस के अणु है इसके ऊपर चिपक रहे, इसके अंदर नहीं आ रहे, इसके अंदर आए हैं, नहीं आए हैं। तो प्यारे बच्चों यही है खेला, इसी को प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है, इसी को आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए इसी को पढ़ना है कि यहाँ देखिए किसी ठोस पर, प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, किसी ठोस के सतह पे क्या द्रव और गैस क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और ये क्या करने लगते हैं, अभिक्रिया करने लगते हैं, उसी को हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ देखिए अधिशोषण के उदाहरण लिखे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिशोषण के उदाहरण लिखे। ये प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिशोषण क्या है, परिभाषित करे, और यहाँ देखिए अवशोषण क्या है, इसको परिभाषित करे, इसके उदाहरण लिखे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जाके देखिएगा। तो यहाँ देखिए अधिशोषण के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखिए अधिशोषण के उदाहरण पहला हो जाएगा कि NH3 का चारकोल द्वारा अवशोषण। ये पूछा जाता है कि NH3 का
चारकोल के द्वारा अवशोषण किसके अंतर्गत आता है? तो प्यारे बच्चों ये अधिशोषण के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अबरक धातु, अबरक का मतलब क्या होता है? किरकिरी, आप लोग सुने होंगे किरकिरी। तो देखिए अबरक धातु द्वारा नाइट्रोजन का यहाँ देखिए अधिशोषण, अबरक धातु द्वारा नाइट्रोजन का क्या प्यारे बच्चों? अधिशोषण, ये एडजॉर्प्शन के प्यारे बच्चों क्या उदाहरण के अंतर्गत आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चारकोल द्वारा ब्रोमीन का अधिशोषण, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? तो ये अधिशोषण के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग पेड ग्रुप में जुड़ जाएगा ना, तो इसका पीडीएफ उसी में डाल देते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, आप लोग जुड़ जाइएगा, कुछ पैसे के लिए आप लोग यहाँ पे ऐसे मत कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। तो आप यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा? जुड़ जाइएगा। यहाँ देखिए अधिशोषण के प्रकार 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि अधिशोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो अधिशोषण के 2 प्रकार कौन कौन से? तो एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। प्यारे बच्चों क्या होता है? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो अधिशोषण के 2 प्रकार, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो यहाँ आप देखिए, ये आपको याद रख लेना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला आज की भौतिक अधिशोषण आखिर क्या होता है? देखिए पूछ देगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है या रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जब अधिशोषक की सतह पर, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित पदार्थ की यहाँ देखिए मध्यम दुर्लभ वांडर बल द्वारा क्या होते हैं? बंधे रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहेंगे। यानी यहाँ पे हम आपको फिर से अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण क्या है। तो जब अधिशोषण की सतह पे अधिशोषित पदार्थ की मात्रा, अगर अधिशोषण की सतह पे अधिशोषित पदार्थ की मात्रा अगर कमजोर वान डर वाल बल द्वारा ये बंधे हैं, चिपके हैं कमजोर बल के द्वारा, जिसका नाम क्या है? वान डर वाल बल। अगर भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण पे क्या होता है? अधिशोषण की सतह पे अधिशोषित जो पदार्थ होता है, जो चिपका हुआ पदार्थ होता है, अगर वो कमजोर कोई बल से बंधा हो, वो बल का नाम क्या है? कमजोर वान डर वाल बल, उससे अगर बंधा है उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उसे ही हम लोग भौतिक अधिशोषण कहेंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कंफर्म कीजिए, 2 नंबर में आता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है और भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो ये होता है उत्क्रमणीय, यानी जिससे क्या होता है? भौतिक अधिशोषण जितनी भी क्रियाएं होती है ये क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ? जिसे फिर दोहराया जा सकता है, जिसे फिर दोहराया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जैसे पानी से बर्फ बन गया, फिर बर्फ से पानी बन गया, ये क्या हो गया? हमारा अधिशोषण के अंतर्गत आएगा। तो ये सब प्यारे बच्चों क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए। देखिए अब यहाँ देखिए भौतिक अधिशोषण के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं? ये पूछ देगा भौतिक अधिशोषण क्या है, इसके लक्षण लिखे। क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ही हम आपको बता रहे हैं कि भौतिक अधिशोषण क्या है, इसके लक्षण को लिखे। तो भौतिक अधिशोषण तो आप लोग पढ़ लिए कि क्या हो जाए, जब अधिशोषण पर अधिशोषित जो पदार्थ होगा कमजोर वान डर वाल बल द्वारा बंधा होगा, उसे भौतिक अधिशोषण कहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भौतिक अधिशोषण के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो इस पे ताप का प्रभाव पड़ेगा। पहला कि ताप का प्रभाव में क्या क्या पड़ेगा, यहाँ देखिए अगर तापमान में वृद्धि होगी तो भौतिक अधिशोषण में कमी आ जाती है। ताप बढ़ाइएगा भौतिक अधिशोषण कम हो जाएगा, क्योंकि ताप वृद्धि करने पर वान डर वाल बल क्या होता है? प्रबल होने लगता है। तो ये आपको याद कर लेना है। यहाँ देखिए क्या, ताप वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण में कमी आती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर वान डर वाल बल मजबूत होने लगता है, तो इसमें क्या होगा? कमी आएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन दूसरा है इसमें कि भौतिक अधिशोषण पे लक्षण में दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला होता है भौतिक अधिशोषण के लक्षण में ताप का प्रभाव, दूसरा दाब का। तो ताप को हम बता दें कि ताप बढ़ाने पे क्या होगा प्यारे बच्चों? भौतिक अधिशोषण में कमी आएगी, क्योंकि जो प्यारे बच्चों वान डर वाल बल होगा ताप बढ़ाने पे मजबूत होने लगेगा। देखिए दाब पर का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो दाब वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण में भी वृद्धि होती है, यानी दाब बढ़ाइएगा भौतिक अधिशोषण में भी आपका वृद्धि होने लगेगा। तो ये प्यारे बच्चों प्रभाव है कि अधिशोषण यहाँ पे भौतिक अधिशोषण के लक्षण पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगला आज ये कि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना, तो यही आता है कि रासायनिक अधिशोषण क्या है। अभी सिर्फ हम लोग अधिशोषण पढ़ रहे हैं, अभी अवशोषण पढ़ना बाकी है, अभी शोषण पढ़ना बाकी है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि रासायनिक अधिशोषण क्या है।
तो रासायनिक अधिशोषण क्या होती है, तो अधिशोषण की सतह पर अधिशोषित जो पदार्थ होगा वो रासायनिक आबंध के द्वारा बंधा होगा, मजबूत बंधन के द्वारा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, यदि अधिशोषण की सतह पे जो अधिशोषित पदार्थ होगा, जो चिपका हुआ पदार्थ होगा, वो अगर रासायनिक आबंध द्वारा मजबूत बंधनों से बंधा होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों क्या, रासायनिक अधिशोषण। और उसमें भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण की सतह पर अधिशोषित पदार्थ किस बंधन द्वारा, तो वान डेर वाल बल द्वारा बंधा हो, कमजोर वान डेर वाल द्वारा बंधा हो, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण में प्रभाव कौन कौन सा होता है, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पे वान डेर वाल बल क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो वो उसमें कमी आएगा, भौतिक अधिशोषण में कमी आएगा। और दाब बढ़ाने पे भौतिक अधिशोषण भी वृद्धि आता है। तो ये हम लोग पढ़े हैं और यहाँ पे पढ़ लिए रासायनिक अधिशोषण। अब चलिए यहाँ पे इसका पढ़ा जाए कि इसका लक्षण क्या होता है, रासायनिक अवशोषण के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इस पे रासायनिक अधिशोषण पे ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, रासायनिक अधिशोषण पे दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रासायनिक अधिशोषण के लक्षण पे आपसे प्यारे बच्चों पूछा गया कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ताप वृद्धि करने पर रासायनिक अधिशोषण में पहले वृद्धि होती है परंतु बाद में कमी होने लगती है। देखिएगा अगर यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए कि रासायनिक अधिशोषण के लक्षण कौन कौन से हैं, तो ताप का प्रभाव, यानी जब रासायनिक अधिशोषण का ताप बढ़ाइएगा ना, तो पहले तो वृद्धि होगा, उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, तुरंत बाद उसमें क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। यही है रासायनिक आबंध के द्वारा कौन, तो रासायनिक अधिशोषण। तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए अनुत्क्रमणीय प्रकृति क्या होता है इसका, तो रासायनिक अधिशोषण एक क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, जिसे पुनः नहीं किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। और यह यहाँ देखिए रासायनिक अधिशोषण में यौगिक बनाने का कारण है। रासायनिक अधिशोषण में क्या प्यारे बच्चों, यौगिक बनाने का कारण है, क्योंकि यहाँ देखिए सुस्वन, यहाँ देखिए क्या रासायनिक श्वसन एक क्या होता है, उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये सब क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इतना बार पूछ चुका है ना कि आप लोग को बता नहीं सकते, इतना ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसको हम बता नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर को स्पष्ट करें। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर को लिखे। तो देखिए भौतिक अधिशोषण क्या होता है, तो आपको पता है कि इसमें दुर्लभ रूप से भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, तो दुर्लभ रूप से प्यारे बच्चों क्या होता है, कमजोर वान डेर वाल बल द्वारा अगर बंधे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यानी भौतिक अधिशोषण में यह दुर्लभ वान डेर वाल बल के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ देखिए रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, यह रासायनिक बंधनों के कारण उत्पन्न होता है। किसमें क्या होता है, मजबूत रासायनिक आबंध पाए जाते हैं, इसके कारण ये उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा यह देखिए यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाइएगा भौतिक अधिशोषण का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, भौतिक अधिशोषण जो होगा वो बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाइएगा भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी अगर आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ना तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि रासायनिक में घटेगा, नहीं, उसमें भी प्यारे बच्चों क्या होता है, बढ़ता है। चलिए तापमान वृद्धि पर भौतिक अधिशोषण में कमी आती है, क्यों, क्योंकि वान डेर वाल बल मजबूत होने लगता है। हम अभी बताएं क्यों कमी आती है, क्योंकि वान डेर वाल बल मजबूत होने लगता है। अब यहाँ देखिए ताप वृद्धि करने पर पहले तो इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, परंतु बाद में क्या होता है, कमी होता है। ताप और दाब का हम आपको बताए थे ना, तो यही सब पढ़ने का नतीजा है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे बिल्कुल भी ना। तो ये सब बातें प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला यहाँ पे आपको टाइप लिखना है कि इसका यहाँ देखिए, और ये क्वेश्चन को हम बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर, 2 नंबर वाला गलती मत कीजिएगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आप देखिए इसकी सक्रियण ऊर्जा नहीं होती है, अर्थात सक्रियण ऊर्जा इसका शून्य होता है। किसका, तो एक्टिवेशन एनर्जी भौतिक अधिशोषण का प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे याद रखना है कि जो भौतिक अधिशोषण की प्यारे बच्चों सक्रियण ऊर्जा है वो शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो रासायनिक प्यारे बच्चों क्या होता है, अधिशोषण, उसका बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी साथ में याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए यह प्राकृतिक में विशिष्ट नहीं है, यह प्रकृति में क्या है, विशिष्ट नहीं है भौतिक अधिशोषण, लेकिन यह प्रकृति में अत्यधिक विशिष्ट होता है, ये आपको चौथा लिखना है।
छठा यहाँ सॉरी 5वां लिखना है, छठा क्या लिखें, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है, जिसे हम लोग दोबारा कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये अनुत्क्रमणीय होती है, जिसको हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब प्यारे बच्चों क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए उत्प्रेरक क्या होता है यहाँ पे समझते हैं कि उत्प्रेरक क्या है। कई बार पूछा गया है कि उत्प्रेरक क्या है, इसकी व्याख्या करें। तो देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, तो यहाँ देखिए वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ देखिए परिवर्तित कर देता है, यानी वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर दे यानी बदल दे, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर दे यानी उसे बदल दे, परंतु यहाँ पे देख लीजिएगा एक बात यहाँ पे बहुत बढ़िया लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर दे परंतु स्वयं गुण तथा भार की दृष्टि से अभिक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए क्या करता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देता है, बदल देता है, परंतु अपना गुण दोष सेम रखता है, यानी क्या, अपना गुण तथा भार की दृष्टि से अभिक्रिया के रासायनिक रूप में क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक कहते हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों पीडीएफ वाला ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे क्या होता है, एवं इस परिघटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में आता है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ते चलिए। चलिए हम देखिए उत्प्रेरक का वर्गीकरण, ये सब क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक क्या है, इसका वर्गीकृत करें। उत्प्रेरक क्या है, वर्गीकृत करें। तो उत्प्रेरक तो हमको बता देते हैं कि वो क्या करता है, बदल देता है, लेकिन अपना गुण दोष क्या करता है, स्वयं वैसे ही रखता है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि उत्प्रेरक का वर्गीकरण, तो यहाँ पे क्या लिखा है, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक है समांगी उत्प्रेरक, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक 2 प्रकार का, एक समांगी उत्प्रेरक, दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझना है। तो देखिए जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही अवस्था में स्थित हो, इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम लोग समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब यहाँ देखिए उत्प्रेरक की अभिक्रिया, हम देखिए जब किसी उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही अवस्था में स्थित हो, तो इस यहाँ देखिए उत्प्रेरक को हम लोग क्या कहेंगे, तो समांगी उत्प्रेरक कहेंगे, और इसी घटना को हम लोग समांगी उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो ये साथ में आपको याद रखना है। विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है, तो जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं, तो इस यहाँ देखिए उत्पन्न यहाँ देखिए जो होता है उत्प्रेरक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, और यह घटना विषमांगी उत्प्रेरक भी कहलाती है। तो ये भी साथ में आपको ये लिख देना है। चलिए हम देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वास्तविक, जो पूछा गया है प्यारे बच्चों वही बता रहे हैं हम आपको, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है वही बता रहे हैं, और वही आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है। वास्तविक विलयन देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है, एक ऐसा विलयन जिसमें विलय के कोणों का आकार 1 nm से कितना हो, छोटा हो, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन कहेंगे। यानी 10 एंगस्ट्रम से छोटा हो, यानी 1 nm से छोटा हो, उस प्रकार के विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वास्तविक विलयन समांगी प्रकृति के होते हैं, विषमांगी प्रकृति के नहीं होते हैं, एवं इसके कणों की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग नहीं देखा जा सकता, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी इसके कणों को नहीं देखा जा सकता है। तो ये भी साथ में आपको बाबू याद रखना है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अवशोषण क्या होता है, लिखना भूल गए लेकिन समझा रहे हैं। तो यहाँ देखिए अवशोषण क्या होता है, तो अवशोषण में क्या होता है, जब यहाँ पे ठोस और द्रव के कण क्या करते हैं, यहाँ देखिए किसी पृष्ठ के सतह के अंदर गुजर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अवशोषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये है, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर भी आ रहे हैं, जो द्रव और गैस के कण है वो क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी जाएंगे और इसके बाहर भी रहेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर समा जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। सॉरी यहाँ देखिए अवशोषण पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे, उसे अवशोषण। यानी यहाँ देखिए रसगुल्ला आप लोग सुने होंगे, तो गुल्ला में क्या घुस जाता है, रस घुस जाता है, यानी ये जो उदाहरण होता है अवशोषण का होता है। तो ये आपको प्यारे याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करते चलना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा डे 5 यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसका ऑब्जेक्टिव करना बाकी है। तो एक बार प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को प्यारे बच्चों 96,000 सब्सक्राइबर हो गया आपका फैमिली, प्यारे बच्चों 96 के क्या हो गया,
4 की बस प्यारे बच्चों आज आपको करवा देना है, किसी भी हालत में कर दीजिए, इतना जरूर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं और धाए धाए इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे एक बार आज ही ये लाइव एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो आप लोग एक बार रेडी हो जाइए, सभी बच्चे फटाफट अंदाज में इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, फटाफट अंदाज में करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार लाइव आ जाइए, तो सभी स्टूडेंट एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए कि सब प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने सारे स्टूडेंट है, तो जितने सारे स्टूडेंट है ना प्यारे बच्चों एक बार आप लोग वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, प्लीज तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, वीडियो को तुरंत शेयर कर देंगे। चलिए और यहाँ पे आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर भी लगाते चलिएगा। अब यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं होती है, ये क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं होती हैं। तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि जितनी भी रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं होती है कैसी होती है। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं कैसी होती है, आपको बताना है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं होती है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या, जिसे पुनः नहीं किया जा सकता है, जिसे पुनः नहीं किया जा सकता है। जैसे सजीवों में वृद्धि हो गया, यहाँ पे देखिए दूध का दही बनना, ये सब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये सब उदाहरण किसके होते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये जो उदाहरण होते हैं ये रासायनिक अधिशोषण के होते हैं। चलिए यहाँ देखिए यदि प्रक्षेपित प्रवस्था द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो तब प्यारे बच्चों यह कोलाइड किस नाम से जाना जाएगा। तो प्रक्षेपित प्रवस्था द्रव और प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो तो प्यारे बच्चों वो कौन सा अवस्था होता है, तो जेल जाना जाता है, जेल हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप प्यारे बच्चे इसे याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। एक बार बता दीजिए कि ताजे अवक्षेप को कोलाइड में किस प्रकार बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइड में किस प्रकार बदला जा सकता है। तो ताजे अवक्षेप को कोलाइड में कैसे बदल सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसको पेप्टाइजेशन की क्रिया के द्वारा हम लोग ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदल सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा, तो आप इसे प्यारे याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन कि किसी गैस का अवशोषण, यानी कौन से गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा अधिक होता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, NH3 का होता है। NH3 का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, किस गैस का अवशोषण चारकोल पे सबसे ज्यादा होता है, NH3 का। चलिए तेल को वसा में बदलने है तो प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तेल को किस में बदलना है, तेल को आपको वसा में बदल देना है। तो प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा निकेल, जो कि आपको याद रखना है। तेल को वसा में बदलने हैं तो प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तो निकेल है। और निकेल आप लोग क्या कीजिएगा, राइट आंसर मार दीजिएगा। अगला आज एक निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव प्यारे बच्चों नहीं देखा जाता है, यह टिंडल प्रभाव किसमें संभव नहीं है। तो हमारा चीनी का घोल हो गया, यानी शर्करा विलियम जो हो गया प्यारे बच्चों, क्या होगा, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो प्यारे बच्चे इसे भी आप लोग सही करते चलिएगा। अगला आज कि रक्त पर आवेश पाया जाता है, यानी रक्त पे कैसा आवेश पाया जाएगा, किस प्रकार का आवेश पाया जाता है। तो रक्त पे कैसा आवेश, धनात्मक की ऋणात्मक। तो आपको बताना है कि रक्त पे हमेशा ऋण आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है। द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों इसके अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, इसका आकार होगा कि आवेश होगा। द्रव स्नेही कोलाइड है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको बता देना है द्रव स्नेही कोलाइड है, तो इसके अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा, आवेश होगा, क्योंकि क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड है। तो यहाँ पे द्रव स्नेही में आवेश होता है, आकार नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ये आप लोग प्यारे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना उष्मा उत्सर्जित होता है। कौन सा अधिशोषण है, तो ये भौतिक अधिशोषण है। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो भौतिक अधिशोषण में कितना उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो 20 से 40 उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा बाबू, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपको इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज एक क्वेश्चन कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। उत्प्रेरक की व्याख्या
सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए आप। तो उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? तो प्यारे बच्चों आपको बताना है किसने किया था, बर्जिलियस ने किया था। तो बर्जिलियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा आपका 100% हो जाएगा, जिसे आपको याद कर लेना है। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन धन आवेशित सॉल का उदाहरण है? धन आवेशित सॉल कौन सा है? धन आवेशित सॉल का उदाहरण कौन सा होगा? एक बार मेरे प्यारे जितने भी क्यूट्यूट के स्टूडेंट हैं सबके सब यहाँ पे आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि धन आवेशित सॉल का उदाहरण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों धन आवेशित सॉल कौन होता है? जेलेटिन होता है। प्रबल विद्युत वाहक बल में जेलेटिन क्या होगा आपका? धन आवेशित सॉल होगा। चलिए अधिशोषण की प्रक्रियाएं होती हैं, अधिशोषण की, तो एडजॉर्प्शन है ना, देखिए यहाँ पे लिखा होगा एडजॉर्प्शन की प्रक्रियाएं कैसी होती है? तो एडजॉर्प्शन की प्रक्रियाएं क्या होती है? कभी भी ये ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी कहाँ पे है? ऊष्माक्षेपी नहीं है तो ऊष्मा शोषित तो होगा नहीं, ऑक्सीकरण होगा नहीं, अवकरण होगा नहीं, क्या होगा? पृष्ठीय परिघटना होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा आपका? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाएगी अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। जब अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो प्यारे बच्चों अधिशोषण में पूछा गया है कि मुक्त जो ऊर्जा निकलता है तो वो कौन सा ऊर्जा होगा? तो वो होगा अधिशोषण ऊर्जा। अधिशोषण ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन की कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार, तो प्यारे बच्चों कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? तो कोलाइडी कणों का आपका आकार क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 के बीच होता है कोलाइडी कणों का आकार। तो यहाँ पे 14 का क्या मारना है आपको? ए मारना है, जो कि आपका पूरा 100% राइट आंसर होगा। और आप इसे प्यारे सही कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको सही से देना है, क्योंकि टिक लगाया हुआ क्वेश्चन है कि आपको यहाँ बताना है कि किसका निष्कर्षण मैक आर्थर विधि द्वारा किया जाता है। बता दीजिए एक बार आंसर। और आपको टिक पे नहीं जाना है, आपको पता है कि हम रंग देते हैं इधर उधर। आप लोग बता दीजिए प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि द्वारा किया जाता है? किसका? एफी का। फटाफट मारिए तो एफी, जल्द जल्दी मारिए। तो प्यारे बच्चों नहीं, एकदम सही आंसर बताते हैं एजी, यानी क्या? सिल्वर का। मैक आर्थर विधि द्वारा एजिंग यानी सिल्वर का किया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की दूध है। प्यारे बच्चों दूध क्या होता है? दूध, तो प्यारे बच्चों क्या होता है? जल में प्रक्षेपित वसा की वसा में प्रक्षेपित जल। तो जो दूध उदाहरण होता है, पहले तो ये पायस का उदाहरण होता है, दूसरा क्या होता है? जल में प्रक्षेपित वसा होता है। जल में प्रक्षेपित वसा, यानी हमारा क्या बनेगा? 16 का ए वाला ऑप्शन सही बनेगा। अगला आ जाएगी किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पे अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों किसी गैस के ठोस सतह पे अधिशोषण की मात्रा, प्यारे बच्चों गैस के ताप, गैस के दाब, गैस की प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 100% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आज एक निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है? तो आपका तो एक गोल्ड और दूसरा प्लेटिनम पाया जाता है मुक्त अवस्था में, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आज 19 नंबर की मांड विधि द्वारा कौन से धातु को शुद्ध किया जाता है? तो मांड विधि का बात की है तो मांड विधि द्वारा हम लोग निकेल को शुद्ध करते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आज यहाँ आप देख लीजिए 20 नंबर कि सभी लेंथेनाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होता है? तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, एक बार आप तो पहले लाइक कीजिए तब क्लास होगा। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और यहाँ देखिए फटाफट से लाइक कर दीजिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं ना, एक बार फटाफट पहले लाइक कीजिए फटाफट। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और यहाँ पे क्या करना है? चैनल को आज प्यारे बच्चों 4000 कम है 100 के होने में, आज करा दीजिए, पावर दिखा दीजिए आप लोग की आप लोग आस्क बोर्ड से कितना प्यार करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम BC ऑब्जेक्टिव करने रहने देते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना आपका दिन में भी हो रहा है, तो 11 बजे रिवीजन में भी करा सकते हैं। ये 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिए। अब चलिए PDF यहाँ देखिए, अगर आप लोग लेना है क्रैश कोर्स PDF तो आप लोग पहले तो क्रैश कोर्स PDF लीजिए। यहाँ देखिए नंबर देख लीजिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है 91 35 74 20 24। प्यारे बच्चों इस पे आप लोग PDF ले सकते हैं
कितना प्राइस है 299 में आपको क्रैश कोर्स पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिए। और उसके बाद से प्यारे बच्चों अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, पीडीएफ अगर आप लोग फ्री वाला चाहते हैं 1-2 पीडीएफ डाउनलोड करना, वो अगर आप लोग चैप्टर 1 का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम लाइव डाउनलोड करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, अपने सर्च बार में लिखना है क्या, यहाँ पे सर्च बार देखिएगा, सर्च बार में लिखिएगा आस्क बोर्ड, आस्क बोर्ड लिखना है। आस्क बोर्ड लिख के सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च कीजिएगा आस्क बोर्ड प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या नीचे आएगा, ये जिस पे लोगो होगा वही, बाकी सब तो ये पता है कि इधर हम ही हैं। आस्क बोर्ड पूरा ब्रांड है बाबू, देख लीजिए यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं इधर। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो भी बच्चा हमसे पढ़ता होगा ये होगा बच्चा, देखेगा कि अरे गूगल पे आस्क बोर्ड मारने पे हम दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ देख लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आस्क बोर्ड मारना है। आस्क बोर्ड पे जैसे ही यहाँ पे सर्च कीजिएगा आपके सामने प्यारे बच्चों ऐसा पेज खुलेगा। तो जैसे ही ऐसा पेज खुलेगा आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो प्यारे बच्चों ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सबसे पहले तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए कि आपको क्या करना है, ये केमिस्ट्री का नोट्स डाउनलोड करना है। फ्री में पूरा नोट्स मिलेगा आपको, वायरल प्रश्न का नोट्स। यहाँ देखिए इसको डाउनलोड करने के लिए आपको रीड मोर यानी इसी पे थंबनेल पे आपको क्लिक करना है। ये ऐड आएगा, देखिए डाउनलोड क्यों नहीं होता है, इस ऐड पे आपको क्लिक करके आपको दम यहाँ पे कसम से 2 मिनट रुकना है, 2 मिनट वेट करना है। ऐड पे क्लिक करके 2 मिनट वेट करना है तभी डाउनलोड होगा। यहाँ पे 2 मिनट ऐड कर क्या करना है, ऐड पे क्लिक करके वेट करना है। उसके बाद से आइएगा, देखिए हम ऐड पे क्लिक नहीं किए हैं तो हमसे नहीं होगा। देखिए हम ऐड पे क्लिक नहीं किए हैं और यहाँ देख लीजिए रुके नहीं है तो शायद हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग 2 मिनट वेट कीजिएगा 1 क्लिक में हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे आना है। नीचे आना है तो देखिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 यहाँ देखिए पीडीएफ, यानी यहाँ पे देखिए यही लिंक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आके इसको डाउनलोड कर देना है। और प्यारे बच्चों जो बताएं वो कर दीजिएगा। 1 मिनट कम से कम रुकिएगा, 2 मिनट कम से कम, तभी डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ पे आना है आपको नीचे। ये देखिए ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है किसका, तो फिजिक्स का। किसका, फिजिक्स का चल रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, फिजिक्स के ये ऑनलाइन टेस्ट आपको दिखेगा, इसी पे आपको एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए ऐसा आएगा, आपके सामने खुल जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे जैसे ही आइएगा आपको एक पीला कलर का बॉक्स दिखेगा। देखिए ये पीला कलर का बॉक्स दिखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अभी 216 को लड़का भी दे दिया है। यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, नाम पूछेगा, नाम डाल देना है। आना है सबको, यहाँ पे नाम डालना है। जो दे दिए हैं बच्चे वो भी आके इसको ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आज से आने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और ये प्यारे बच्चों ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपका टेस्ट का स्टार्ट हो गया। देखिए समय भी आपको दिखाता होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही आके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, पीडीएफ आके डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे अब मिलेंगे कब, 11 बजे आइए रिवीजन का क्लास करते हैं। उसके बाद से 2:15 में भी क्लास होगा, शाम में 7 बजे, रात में 9 बजे बायो का पक्का है होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।